सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना बोल रही हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए अध्याय के साथ और एक नए जोश के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे पाठ का नाम है सचित्र महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम अपने इस पाठ में सचित्र महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। सचित्र क्या होता है, यानी कि चित्र के साथ, चित्र सहित महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में। जीवनी यानी कि उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब जानकारी हम इसके अंदर प्राप्त करेंगे। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान के बारे में सभी जानते हैं। आइए अब उनके जीवन के बारे में कुछ और पढ़े, यानी कि कुछ और जाने। 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। यानी कि माता पिता ने कल्पना नहीं की होगी, यानी कि सोचा भी नहीं होगा कि यह नन्हा सा बालक, ये छोटा सा बालक एक दिन विश्व स्तर पर शांति दूत बनेगा। विश्व स्तर पर यानी कि पूरे संसार पर शांति दूत बनेगा, यानी कि शांति का संदेश देने वाला बनेगा, जिसका नाम युगों युगों तक लोग लेंगे, यानी कि बहुत लंबे समय तक लोग इनको याद करेंगे। उन्होंने इस बच्चे का नाम मोहनदास रखा, यानी कि महात्मा गांधी का नाम क्या रखा, मोहनदास रखा। और वे प्यार से घर पर इसे मुनिया बुलाते थे, यानी कि इनके नाम देखो, एक है मोहनदास, एक है मुनिया रखा। यह बालक असल में वास्तव में महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी को अंधेरे से बहुत डर लगता था और इसलिए वे अकेले रहना पसंद नहीं करते थे। जैसे आप लोगों को भी डर लगता होगा, उसी प्रकार जब महात्मा गांधी छोटे थे तो उनको डर लगता था। किससे? अंधेरे से। अब देखो, सचित्र कहा था हमने, सचित्र यानी कि ये हमें चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है? महात्मा गांधी की माँ का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। ये कौन है? उनकी माता जी। उनको अपनी माँ से कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। जैसे आपको नाना नानी दादा दादी से कहानियाँ सुनना पसंद है ना, उसी प्रकार महात्मा गांधी को अपनी माँ से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। उन्हें राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानी बहुत पसंद थी। राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा आपने। राजा हरिश्चंद्र की एक विशेष बात थी, कौन सी? कि वो सच्चाई के पुजारी थे, यानी कि सत्य को उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं छोड़ा था, चाहे कितनी भी मुसीबतें उनके सामने आई हो। ऐसे ही श्रवण कुमार कौन थे? जो अपने माता पिता के लिए ही, जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था, बलिदान कर दिया था। उसके आगे है, ये है कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी, यानी कि कस्तूरबा कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा सिर्फ गांधी और कस्तूरबा सिर्फ 13 साल के थे जब उनकी शादी हो गई थी। कस्तूरबा के रूप में उन्हें एक दोस्त मिला जिसके साथ वह दिन भर खेल सकते थे। यानी कि जब उनकी शादी हुई, जब उनका विवाह हुआ, सिर्फ उनकी उम्र कितनी थी दोनों की? केवल 13 साल। और 13 साल का क्या करते हैं हम? खेलते हैं। ये क्या थी? एक बाल विवाह थी, एक प्रथा थी जो वर्तमान में अब नहीं है। गांधी पढ़ने के लिए लंदन गए। कहाँ पर गए थे? लंदन गए थे। अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वह भारत वापस आए तब उनकी माता का देहांत हो चुका था। यानी कि जब वो वापस आए थे लंदन से तो उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। उनके साथ उनके पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, यानी कि उनके पिताजी पहले ही मर चुके थे। पिता का स्वर्गवास कुछ दिनों यहाँ संघर्ष करने के बाद वे काम के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए, यानी कि काम करने के लिए यहाँ पर संघर्ष किया। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? यहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सी यातनाएं, बहुत स्ट्रगल। संघर्ष क्या होता है? स्ट्रगल किया यहाँ पर उन्होंने बहुत सा। और उसके पश्चात वो कहाँ चले गए थे? डरबन दक्षिण अफ्रीका में चले गए थे। एक बार जब वे डरबन की कचहरी में गए तो वे पगड़ी लगाए हुए थे, यानी कि सिर पर टोपी पगड़ी बांधे हुए थे। जज ने उन्हें देखकर उनसे पगड़ी उतारने के लिए कहा, यानी कि वहां पर जो जज बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई अपनी ये पगड़ी उतार दो। भारतीय संस्कृति में पगड़ी को सम्मान का द्योतक माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया? इसलिए महात्मा ने पगड़ी उतारने से मना कर दिया और कचहरी छोड़कर बाहर चले गए, यानी कि अपनी पगड़ी नहीं उतारी, बल्कि क्या किया उन्होंने? उस स्थान को ही छोड़ दिया। यह बात वहाँ के अखबारों में भी आई थी, यानी कि वहाँ अखबारों में भी ये बात छपी थी। यहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिसने गांधी जी को झकझोर दिया, यानी कि पूरी तरह से हिला दिया, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हिला दिया। गांधी जी को ट्रेन से एक शहर जाना था।
पहली श्रेणी का टिकट होने के बावजूद, पहली श्रेणी का यानी कि पहली क्लास का पहले दर्जे का टिकट उन्होंने लिया होने के बावजूद उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया गया। इस अपमान को वे कभी भूल नहीं पाए। यानी कि उनके पास फर्स्ट क्लास का, जिसको हम बोलते हैं, उसका टिकट था, लेकिन फिर भी उनको क्या क्या बैठने नहीं दिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया, यानी कि काफी स्ट्रगल किया, काफी स्पर्धा की इसके लिए, लेकिन वे कुछ वर्ष वहीं रहे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। वकालत करने के साथ साथ वे एक अखबार इंडियन ओपिनियन भी छापते थे। कौन सा अखबार छापते थे? इंडियन ओपिनियन। प्रतिरोध के बावजूद, यानी कि विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रयास बंद नहीं किया, यानी कि वो प्रयास करते रहे, वो कोशिश करते रहे। उनकी ख्याति सभी सीमाएं लांघ कर भारत पहुंच गई। उनकी ख्याति यानी कि उनकी प्रसिद्धि सभी सीमाएं लांघ कर, यानी कि किसी आदेश को, किसी आज्ञा को उन्होंने नहीं माना, भारत पहुंच चुकी थी। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो काम कर रहे थे, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि वो कहाँ पर आ गई थी? भारत में भी पहुंच गई थी। 20 साल बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौट आए, यानी कि 9 जनवरी 1915 को ये कहाँ आ गए थे? वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। भारत तब तक अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ चुका था, बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़ चुका था, यानी कि उनका गुलाम हो चुका था। गांधी जी यह सब देखकर व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंततः आखिर में श्री गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? इनके गुरु थे। सुझाव पर वे भारत यात्रा पर निकल पड़े, यानी कि उन्होंने भारत की यात्रा करनी शुरू कर दी। वे गांव-गांव गए, क्योंकि वे भारत की आम जनता से रूबरू होना चाहते थे, आमने सामने होना चाहते थे, उनके समक्ष होना चाहते थे। 1921 तक आते आते वे अंग्रेजी पोशाक त्याग कर, यानी कि पहले वो क्या पहनने लग गए थे? अंग्रेजी पोशाक। क्यों? क्योंकि वो लंदन गए थे, उन्होंने वकालत सीखी थी, इसलिए वो क्या पहनते थे? अंग्रेजी पोशाक। लेकिन 1921 तक आते आते उन्होंने क्या कर दिया था? वो वस्त्र त्याग दिए थे, भारतीय वेशभूषा में आ गए, यानी कि भारत की वेशभूषा वो अब पहनने लगे थे, जिससे जनता का उन पर भरोसा, यानी कि उन विश्वास और बढ़ गया और ज्यादा हो गया। वे कर्म से और धर्म से पूर्णतः, यानी कर्म से भी, काम से भी और धर्म से भी पूर्णतः पूरी तरह से भारत को आजाद कराने में लग गए। अहिंसा और असहयोग की बुनियाद पर ही उन्होंने भारत की आजादी की नींव रखी। अहिंसा और असहयोग, यानी कि ये आंदोलन चला, अहिंसा यानी कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। असहयोग कि, यानी कि असहयोग क्या था? कि भाई जो विदेशी माल है, जो विदेशी वस्त्र है, विदेशी चीजें हैं, उनका बहिष्कार कर दिया था इनकी बुनियाद पर ही, यानी कि अहिंसा के आधार पर ना मारपीट करनी है और असहयोग की भावना से हमें क्या करना है? अपने देश को आजादी दिलानी है। इसी के ऊपर उन्होंने काम किया। 1885 में स्थापित हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब गांधी जी की लोकप्रियता से अछूती न रही, यानी कि 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उसमें भी गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ने लग गई थी, अर्थात वो भी महात्मा गांधी जी को पसंद करने लग गए थे। साबरमती आश्रम से सत्याग्रह आश्रम तक उन्होंने नई तालीम और सूत कातने को बढ़ावा दिए। नई तालीम यानी कि नई शिक्षा को और सूत कातने को बढ़ावा दिया। विदेशी चीजों, वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए, यानी कि विदेशी कौन सी चीजें? अंग्रेजी जो भी चीजें थी, जो भी विदेश से चीजें आती थी बनकर, और जो भी वस्त्र आते थे उनका बहिष्कार किया, उनको त्याग दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनको त्याग कर हर वर्ग, हर धर्म, हर उम्र के लोग गांधी के साथ हो लिए थे, यानी कि प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक उम्र का, यानी कि कोई बड़ा है, छोटा है, बड़े बूढ़े, सब उनके साथ चल पड़े थे। 1930 में अंग्रेजों ने भारत में नमक पर टैक्स लगा दिया था, यानी कि क्या किया था? नमक पर टैक्स यानी कि कर लगा दिया था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ साबरमती आश्रम से दांडी तक एक पद यात्रा की, यानी कि पैदल यात्रा की। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, जिसमें कई लोगों ने उनका साथ दिया। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई आंदोलन इस बीच गांधी जी के नेतृत्व में हुए, यानी कि उनकी देखरेख में हुए। कौन से? जिस प्रकार ये नमक सत्याग्रह बताया, इसी प्रकार उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के संचालन में ऐसे बहुत से आंदोलन भी हुए थे। वे कई बार जेल गए, लेकिन उनका विश्वास
और दृढ़ होता गया और पक्का होता गया, उनका विश्वास मजबूत होता गया। आखिरकार अगस्त 1947 में यानी कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यानी कि हमसे पूछा जाए कि भाई आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम क्या कहते हैं? चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। 23 जनवरी 1948 में एक प्रार्थना सभा के दौरान ही यानी कि उसके अंतर्गत ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली स्थित राजघाट उनकी स्मृति में ही बनाया गया, यानी कि दिल्ली स्थित जो राजघाट है वो उनकी याद में ही बनाया गया है। किसकी याद में? गांधी जी की याद में। गांधी जी ने अपने छोटे बड़े अनुभवों को अपनी जीवनी यानी कि अपने जीवन में जो भी घटना हुई है उनको किस में लिखा है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में पिरोया है, एक धागे में बांधा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या किया है इस लेसन के अंदर, इस पाठ में, इस अध्याय में हमने सीखा महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में। फिर ये है हमारे शब्द तरंग, जो मैंने आपको पीडीएफ में बताए गए हैं विधा की बातें। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सचित्र क्या होता है। यह एक सचित्र लेख है, यानी कि लिखा हुआ है जिसमें बात कहने के लिए चित्रों के साथ शब्दों को पिरोया गया, यानी कि चित्रों के साथ साथ शब्दों के साथ साथ चित्रों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। थोड़ी सी बातें हैं इसमें, क्वेश्चन आंसर है आपके प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको पीडीएफ में करवा दिए हैं। इसके पश्चात आता है हमारा शब्दों का पिटारा। अब देखो शब्दों का पिटारा क्या है। भाषा में किसी नए शब्द के निर्माण के कई तरीके होते हैं। दो शब्दों के वर्णों को जोड़कर, दो या अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर, ऐसा ही एक तरीका आपको दिखाया जा रहा है। शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें, यानी कि जाने इस प्रक्रिया के बारे में। जैसे दया बीच में दे रखा है, फिर उससे शब्द बनाए गए हैं। सद्य है, निर्दय है, दयालु है, दयावान है। दया शब्द के पहले जुड़े शब्दांश, शब्दांश क्या होता है? शब्द का अंश। स और निर है, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्दांश क्या होता है? ऐसे शब्द ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के मूल शब्द के आगे पीछे लगकर, देखो उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं शब्द के, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। मूल शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दया प्लस वान, तो वान क्या हो गया यहाँ पर? प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा है। ये क्या होते हैं? हमारे शब्दांश होते हैं। और जो मूल शब्द के आगे लगे वो उपसर्ग होंगे, और जो पीछे लगे वो क्या होंगे? प्रत्यय होंगे। 5-5 शब्द बनाने हैं जो आपको पीडीएफ में बना दिए गए हैं। उसके पश्चात आता है हमारा भाषा से। जिस प्रकार वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हमें क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द भी क्या है? जो हमने पहले अपने अध्याय में किया था, 6th अध्याय में, आजादी में, अव्यय या अविकारी शब्द, उसका एक पार्ट आज हमने किया है यहाँ पर क्रिया विशेषण। अव्यय या अविकारी शब्द कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखें। वह जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लगा है। तो ये यहाँ पर ये जल्दी जल्दी क्या है? ये क्रिया विशेषण है। वह प्रतिदिन बहुत सारे पकवान बनाता है। प्रतिदिन वह देर तक सोता रहा। तो यहाँ पर तक क्या है? क्रिया विशेषण। बिल्ली पलंग के नीचे जाकर छिप गई। कहाँ छिप गई? पलंग के नीचे। तो ये के नीचे क्या हो गया यहाँ पर? क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपना अध्याय पाठ 7 क्रिया विशेषण किया। यदि आपको इसमें